हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस में जो कन्फ्यूज़न है वो सारी कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व होते हैं ना तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शन से ही हमें कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाती है। तो उसके लिए ये वीडियो पूरा देखेगा। यहाँ पे सिर्फ मैं कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर बताऊंगी, आपको एक एक क्वेश्चन को पूरी तरह से निचोड़ करके बता दूंगी। अगर आप एक ये जैसे कि मान लिया ये आप क्वेश्चन के बारे में मैं बताऊंगी तो इस क्वेश्चन के अंदर में कितने सारे और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी मैं यहाँ पे समझाने वाली हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो को स्किप मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर का कोई सोल्यूशन नहीं है, इसमें मैं सोल्यूशन के साथ साथ कई सारी और भी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिससे कि आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो ये पूरा का वीडियो साथ ही में देखते रहिएगा। और अगर इनकेस आपको स्लो लग रहा है तो ऊपर जा करके फास्ट मोड में चला करके इस वीडियो को देखना और वीडियो स्किप मत करना। मैं कई बार बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी बीच बीच में बताने वाली हूँ। ओके, तो ये आपको जैसा कि मैंने बोला एएनएम का अगर पेपर निकालना है तो जो मैं क्लासेस ले रही हूँ वो आपको क्लास देखनी है। दूसरी बात ये कि जो आप यहाँ पे पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर डालो। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं अगर आपने वो सॉल्व कर डाले इसका मतलब कि आपने आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन वही कर ली है। क्योंकि जब भी आप प्रिपरेशन कर लेते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तो आपको क्वेश्चन का एक लेवल पता चल जाता है कि किस तरह से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और मेरी जिम्मेदारी है, मैंने बोला है कि आप सिर्फ और सिर्फ जितने मैं वीडियोस अपलोड करती हूं अगर आपने वो वीडियोस देख लिए ना तो आपका एएनएम का एग्जाम जरूर निकल जाएगा। बस आप जो भी काम है जो भी चीज़ें हैं वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको क्लास अटेंड करनी है जो भी मैं यूट्यूब पे क्लास लेती हूँ। अदरवाइज अगर आपको मेरे से ऐड होना है तो मैं जूम मीटिंग पे भी क्लास लेती हूँ, तो आप जूम मीटिंग पे ऐड होने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही कम पैसों में मैं वहाँ पे एडमिशन के लिए मतलब जो प्रिपरेशन है वो कराती हूँ, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में शरीर में भोजन से आयरन से कम अवशोषण का कौन सा कारण है। बेसिकली भोजन से जो आयरन मिलता है हमको, आयरन मतलब जो लोहे से मिलता है, इतना याद रखो। ठीक है, तो आयरन जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, चाहे वो हड्डियाँ हो चाहे वो कोई भी ऐसी पार्टिकल्स हो, हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स के लिए आयरन की ज़रूरत पड़ती है। अब बोला गया है कि कम अवशोषण का कौन सा कारण है, मतलब कि कम हमारे शरीर में कम जाना। तो यहाँ भोजन के साथ चाय लेना या फिर केवल शाकाहारी भोजन लेना या फिर रोजाना गेहूं लेना या फिर प्रतिदिन चावल लेना। आयरन की अगर हम बात करेंगे तो आप देखो शाकाहारी भोजन अगर लोगे तो उसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, गेहूं में भी भरपूर मात्रा में होता है, इवन चावल में भी होता है आयरन। लेकिन अगर आप, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से होता है चावल में, ठीक है, स्टार्च ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि चाय के साथ में आप खाना खा रहे हो या खाना के साथ आप चाय ले रहे हो तो उस टाइम पे आपका आयरन का जो पूरा आपका मात्रा होनी चाहिए आपके शरीर में वो पूरी मात्रा नहीं आती है, क्योंकि आप चाय और हरी सब्जी के साथ में आप चाय जो कि डेयरी प्रोडक्ट होता है, मतलब कि मिल्की प्रोडक्ट होता है, वो आप ले रहे हो जो कि आयरन की प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। तो यहाँ पे आंसर नंबर ए होगा। तो आयरन से कम अवशोषण का कौन सा कारण है? भोजन के साथ चाय लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है, मतलब विच विटामिन इज नोन एज द एंटी हेमरेजिक विटामिन। मतलब यहाँ पे रक्तस्राव रोधी मतलब जो आपका रक्तस्राव होता है उसको बेसिकली एंटी हेमरेजिक विटामिन के नाम से कौन देखा जाता है, किसको जानते हैं? वो है हमारा विटामिन के। अगर हम बात करें यहाँ पे विटामिन के तो बच्चे के अंदर जो क्लॉटिंग नहीं होती है एट बर्थ, जो क्लॉटिंग होती है वही यहाँ पे रक्तस्राव रोधी मतलब कि हेमरेजिक के बारे में बताया गया है। सो वहाँ पे विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है, बेसिकली इसके रूप में जाना जाता है। बांझपन जो होता है, बेसिकली जो हमारा ये स्टर्लिटी है, ये हमारा यहाँ पे क्यों होता है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो एक बात बताऊं, जो टेस्टोस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन का मतलब समझ रहे हो? टेस्टोस्टेरॉन जो कि मेल से निकलता है, ठीक है, हम आपको साफ साफ शुद्ध हिंदी में समझा रहे हैं। टेस्टोस्टेरॉन जो कि जब भी आप टेस्टोस्टेरॉन जो कि मेल जो हमारा है, मेल ऑर्गेनिज्म जो है वो जब निकलता है उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। तो ये जो टेस्टोस्टेरॉन है इसके साथ में हमारा विटामिन
विटामिन ई जो है वो साथ में जाता है। तो यहाँ पे विटामिन ई की कमी अगर हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन के साथ विटामिन ई नहीं जाता है, तब हमारा अंदर बांझपन का जो समस्या है वो होने लग जाता है। तो हम आप सभी को बोलेंगे कि जब भी बांझपन आए ना, तो तुरंत दिमाग में आपके विटामिन ई आ जाना चाहिए। क्लियर है? तो विटामिन ई की कमी से आपका बांझपन होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखो, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है। देखो, हम आपको कुछ कुछ चीज़ें बता देना चाहते हैं कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर रिकेट्स होते हैं, रिकेट्स होता है, और जो एडल्ट है, एडल्ट के अंदर में ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है? तो ये जो ऑस्टियोमलेशिया है, ये ऑस्टियोमलेशिया हमारा विटामिन डी की कमी से होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अडल्ट के अंदर बेसिकली जो ऑस्टियोमलेशिया है वो होता है, और चाइल्ड के अंदर रिकेट्स होता है। ठीक है? रिकेट्स मिल्क बाई सिंड्रोम। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की, लिखा हुआ है कि 6 माह के बाद शिशु का पूरक आहार शुरू करने के लिए एएनएम को माँ को क्या सिखाना चाहिए? मतलब कि आपका जो 6 महीने के बाद जो शिशु है, उसका पूरी तरह से उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। ठीक है? उसको पूरी तरह से न्यूट्रिशन मतलब पोषक पदार्थ मिलता रहे, पोषण होता रहे। तो वो पूरक आहार जो उसको मिलता रहे, उसके लिए माँ को क्या सिखाना चाहिए? जो एक एएनएम आप बनोगे, तब आप बच्चों को, माँ को क्या सिखाओगे? माँ को क्या ये बोल दोगे कि स्तनपान बंद कर दो, दूध देना बंद कर दो? हम तो ये बोलते हैं कि भैया दूध देना चाहिए कुछ महीनों तक का, या कुछ ईयर्स तक का आपको दूध तो देना ही चाहिए। मतलब 2 साल तक तो आपको दूध देना ही देना चाहिए। तला हुआ भोजन नहीं, बिल्कुल नहीं। कच्चे भोजन, भाई छोटा बच्चा है, कैसे कच्चा भोजन दे सकते हो? तो जब भी आपके दिमाग में कुछ ऐसा हो कि बिल्कुल ना समझ आए, तो आप गलत को उनको देखो कि कौन सा इसमें गलत है। ठीक है? तो ये देखो, तीनों गलत हैं, तो कौन सा सही है? कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखना, मतलब 2 साल तक आपको यहाँ पे दूध पिलाना होगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व है? सिंपल सी चीज़ है, यहाँ लिखा हुआ है बच्चा जंक फूड नहीं ले सकता, गलत है। अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, भाई वो बच्चा है, अर्थव्यवस्था को हमारी कैसे प्रभावित करेगा? माँ पर निर्भर कैसे करेगा? 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व है? पहला ही आंसर सही है कि बच्चों के जीवन तेजी से वृद्धि और विकास होना, उनका जीवन जो उनके अंदर प्रोग्रेस है, जो उनके अंदर ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो होना। एंथ्रोपोमेट्री सर्वे जो है, ये एएनएम को क्या करना चाहिए? इसमें एएनएम जो होंगी उनको क्या करना चाहिए? बेसिकली आपका एंथ्रोपोमेट्री में जो फिजिकल मेजरमेंट होता है वो किया जाता है, मतलब भौतिक मापन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएनएम को व्यक्तिगत सुरक्षा क्यों सीखनी चाहिए? मतलब आप अगर एएनएम हो तो आप अपनी पर्सनल हाइजीनिक मतलब पर्सनल सफाई आप अगर रखोगे, तो वो क्यों रखोगे? क्या कीटाणुनाशक तकनीक बनाए रखने के लिए, या आप खुद तैयार होने के लिए, या सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ व्यक्तियों को देखने के लिए, या बीमार व्यक्तियों की स्वच्छता का ख्याल रखने के लिए? देखो, सिर्फ बीमार व्यक्तियों की स्वच्छता का ख्याल ही नहीं, हम जो शुद्ध व्यक्ति हैं उनकी भी स्वच्छता का भी ख्याल रखेंगे। तो ये दोनों गलत हैं। उसे खुद को तैयार करने के लिए तो बिल्कुल हम अपना साफ सफाई सिर्फ खुद की तैयारी के लिए थोड़ी ना करेंगे, हम साफ सफाई ये भी इस अपने लिए और सब सामने अगल बगल में जो बैठे इंसान है उनके लिए भी करेंगे, वरना बगल वाला बोलेगा भैया बहुत गंध आ रही है, आप दूर भगो, है ना? तो यहाँ क्या है, कीटाणुनाशक तकनीक बनाने के लिए, मतलब आपके बैक्टीरिया वायरस कोई ना फैले। उदर के कौन कौन से भाग हैं? देखिए, कुछ उदर ना कुछ इस टाइप का होता है, हम आपको बता देते हैं। कुछ उदर इस टाइप का होता है। ठीक है? अब ये जो उदर आपका इस टाइप का हुआ, ये यहाँ का जो होता है भाग, वो होता है बेटा कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है? कार्डियक स्फिंक्टर। फिर यहाँ पे अगर बात करोगे, ये जो है हमारा वो है पाइलोरिक स्फिंक्टर, SPHINC है। ठीक है? याद रखिएगा, स्फिंक्टर। ठीक? तो ये यहाँ पे ये पाइलोरिक है, ये कार्डियक है। अब जो ये है, ये बेसिकली बॉडी है हमारी। ठीक है? ये जो है बॉडी है हमारी, और जो ये हमारा यहाँ का उठा भाग होता है ना, इसको हम बोलते हैं फंडस।
इसको हम बोलते हैं फंडस। और ये बीच का बॉडी क्या मतलब स्टमक है, ये स्टमक है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ उदर के कौन से भाग हैं? अब देखो, हमने बैक बताया नहीं बताया, ठीक है। फिर हमने फंडस बताया हाँ, बॉडी बताया हाँ, पाइलोरस बताया ये देखो बताया, ठीक है। हमने क्या एपेक्स बताया नहीं बताया, बॉडी बताया ठीक है, पाइलोरस बताया लेकिन एपेक्स गलत है, फंडस बताया ठीक है, बॉडी बताया ठीक है, पाइल बताया बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर देखो साफ साफ इसमें आ रहा है। कौन सा आंसर इसमें सही हो गया? इसमें आंसर नंबर 2 सही होगा, फंडस, बॉडी और पाइलोरस, ठीक है। समझ में आ गया? अगर कोई कंफ्यूजन है आपको, आप तुरंत मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको तुरंत आंसर दूंगी, ठीक है। लिखा हुआ है मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? जो लाइपेज एंजाइम है वो हमारा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज मतलब अग्न्याशय, अग्न्याशय उत्पन्न करता है। ये इसलिए उत्पन्न करता है जिससे कि आपका जो खाना है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। चलो, फेफड़ों की बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? जो फेफड़ा अगर बना हुआ है, तो अगर ये फेफड़ा है, जैसे मान लिया ये फेफड़ा है, तो अगर ये फेफड़ा है तो इसके हमारा जो ये बाहरी आवरण है इसको हम क्या कहेंगे? देखो कुछ नहीं, आपका जब भी फेफड़ा फाफ से शुरू हो रहा है तो फुफ्फुस, बस फुफ्फुसावरण, फुफ्फुसावरण मतलब कि प्लूरा, खत्म बात। म्यूकस मेम्ब्रेन हो नहीं सकता क्योंकि ये श्लेष्मा झिल्ली जो है ये श्लेष्म में होता है। ब्रोंकियाई, देखो ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकियल्स जो है वो ब्रोंकाई मतलब श्वसन नलियों के ऊपर होता है। बात यहीं खत्म हो जाती है। मैस्टिकेशन, देखो जब भी आप कुछ भी मुंह में खाते हो, मुंह में खाना, तो वो जो आप मुंह में खाने के बाद उसको जो चबाते हो उसको हम बोलते हैं मैस्टिकेशन, मतलब खाने को मेस्ट करना। लिखा है जो मूत्र पथ होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्या बन जाएगा? ये हमारा है यूट्रस। मूत्रपथ के संक्रमण को रोकने के लिए कौन से स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए? क्या आप ये बोलोगे कि जितना हो सके मूत्र को रोको? भैया हमारा गॉल ब्लैडर फट जाएगा, है ना, और पता चलता है स्टोन भी हो जाए। प्राइवेट पार्ट को नहीं धोओगे क्या? लंबे समय तक मूत्र को ना रोकें, यही सही है। जघन बाल नहीं काटना। क्यों नहीं काटना भैया? तो बड़ी गलत बात लिखी हुई है। अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है? मतलब कि जो आपका इम्प्रॉपर स्किन हाइजीन है, मतलब आप अपनी स्किन का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख रहे हो, स्वच्छता नहीं रख रहे हो, तो व्हाट हैपेंस दैट कॉजेज स्किन इन्फेक्शन। तो क्या हो जाएगा ऐसा जिससे कि स्किन पे इन्फेक्शन होगा? तो पसीने की ग्रंथियों को छिद्रों का बंद होना या जाम होना, यही इसका आंसर है। तो देखो, त्वचा के बालों का टूटना, वहां पे तो एक छोटी सी स्वेलिंग हो जाती है, त्वचा का सूखना और त्वचा का फटना, ये तीनों ही इस पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर नहीं है। परफेक्ट आंसर पसीने की ग्रंथियां जो हैं वो छिद्र बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की विशेषताओं में से एक है? मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की विशेषताओं में से एक, मतलब मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो अगर, तो आपकी विशेषता क्या है? अधिक रक्षात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो तो फिर इसमें आप क्यों ही रक्षात्मक प्रतिक्रिया का प्रयोग करोगे क्या? नहीं करोगे ना। फिर लिखा लगातार अतीत में रहना। भैया जब आप पूरी तरह से ठीक हो तो आप क्यों पिछली बातें सोचोगे? पिछले में कभी पता चलता है खराब और गलत चीज़ें हुई हैं, क्यों ही सोचना। खुद की सीमा की उपेक्षा करना, मतलब कि खुद की चीज़ें जो लिमिटेशंस हैं उनको निग्लेक्ट करना, है ना। बोला गया विशेषताएं, तो बोला गया है अच्छी दोस्ती और अच्छे रिश्ते। अगर ये बनाओगे तो आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगा, आसपास में रहने के लायक भी रहोगे। एक सहज प्रतिक्रिया जो मन अनजाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयोग करता है जो चिंता या संकट का कारण बनती है, इसको क्या कहते हैं? सिंपल सी चीज़ है, जब बहुत ही ऐसी चीज़ हो जाती है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम होती है जो बिल्कुल मतलब समझ नहीं आता है कि अब इस टाइम पे क्या करना चाहिए, तो हम तनाव हम और लेंगे तो हम और पागल हो जाएंगे। हम टहलने क्यों जाएंगे जब हमारी ऐसी कोई समस्या है जिसमें हमें निपटना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति है, ऐसा संकट है। सुपर ईगो, हम उस टाइम ईगो नहीं दिखाएंगे, एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे। रक्षात्मक प्रतिक्रिया मतलब डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करेंगे जिसमें वो चीज़ ठीक हो जाए।
गलत समायोजन की कौन सी विशेषता है? उच्च मनोबल, मूल्य और बालों की देखभाल। भैया बालों की देखभाल क्यों करनी है? हम तो क्या कर रहे हैं, हम अपना एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हंसना, मिजाज बदलना, हम क्यों ही मिजाज बदलेंगे? विशेषता पूछी गई है, मिजाज क्यों बदलना है? स्वीकृत दैनिक जीवन कार्य मिजाज बदलना। लिखा है अगर गलत समायोजन होगा तो आप नशीली दवाओं का दुरुपयोग करने लग जाओगे, स्कूल नहीं जाओगे, ये सारी चीज़ों का काम करने लग जाओगे। किस स्तर की रोकथाम में बचपन में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है? सिंपल सी चीज़ है, अगर आप स्वस्थ जीवन की चीज़ देखना शुरू करोगे तो वो चाहे बच्चा जैसा भी हो, स्टार्टिंग से ही आप प्राथमिकता देने लग जाते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा प्राथमिक रोकथाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चरण को संचरण के चैनल को अवरुद्ध करने का चरण माना जाता है? रोग की निगरानी। सबसे पहले जो स्टेप है, आप एक बात बताओ, आप रोग पहले नहीं पता चलेगा, उसके बाद क्या ही, पहले रोग जानो, फिर जाओ, फिर प्रयोगशाला में परीक्षण होगा, या फिर अधिसूचना होगी, या फिर खाद्य प्रकार आपके ढूंढे जाएंगे कि हाँ आपको ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। रोग पता चलने दो ना पहले। कुकर खांसी को बोलते हैं हमारा वूफिंग कफ। कुकर खांसी के संचरण का तरीका क्या है? तो कुकर खांसी के संचरण मतलब ट्रांसमिशन, इसका तरीका हमारा छोटी बूंद और ड्रॉपलेट है। खसरा का कारक जीव क्या है? मतलब जो खसरा है वो खसरा किससे होता है? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिससे खसरा होता है? तो देखो ये तीनों तरह की बैक्टीरिया हैं, लेकिन खसरा हमारा किससे होता है बच्चों? वायरस से होता है। तो वायरस इसमें एक ही है, सीरोटाइप के साथ सिंगल स्ट्रैंडेड अक्षांदित आरएनए वायरस। आरएनए को हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा। तो ये खसरा इस वायरस की वजह से होता है। भैया क्षय रोग को मतलब जानते हो? टीबी बोलते हैं। और सन 2025 तक की टीबी से पूरी तरह से मुक्त कराने का इरादा है हमारे हर्षवर्धन जी का। हर्षवर्धन हैं जी कौन? ये हमारे परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने सन 2025 तक पूरी तरह से इंडिया को टीबी रोग से दूर करने का निर्णय लिया है। तो ये जो टीबी रोग है, क्षय रोग है, इसका मुख्य लक्षण क्या है? भैया अगर आपको 2 सप्ताह से ऊपर हो जाए खांसी तो समझ जाना टीबी रोग हो चुका है। तो भगवान न करे किसी को हो। तो टीबी रोग होने के लिए 3 सप्ताह से अधिक अगर खांसी आ जाए तो समझ जाना। रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? मतलब अगर आप किसी रोगी के बारे में जानना चाह रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, पानी पी लो। अगर आप किसी रोगी को के बारे में जानना चाह रहे हो तो एक बात बताओ, क्या उनसे रिश्तेदारों से पूछोगे, या फिर कोई रिकॉर्ड देखोगे, या फिर आप रिलेटिव या किसी टीम से पूछोगे? भैया पेशेंट को खुद पता होगा, पेशेंट हिमसेल्फ, उनको उसको ही खुद पता होगा उसके बारे में, है ना। हाइपोक्समिया जो है यह क्या है? हाइपोक्समिया की जब भी बात आती है बेटा, आपके दिमाग में रक्त मतलब कि ब्लड और ऑक्सीजन दोनों दिमाग में आने चाहिए। तो अब देख लो इसमें रक्त और ऑक्सीजन किस में है? ये देख लो रक्त और ऑक्सीजन इसमें है, तो इसलिए ये हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा है शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों की आवाज का आकलन किस विधि के द्वारा किया जाता है? कुछ भी इधर उधर मत देखो, बस आप अपनी कॉपी में लिख लो कि ऑस्कुलेशन का मतलब होता है, सॉरी ऑस्कुलेशन नहीं, ऑस्कुलेशन तो कुछ और होता है, ऑस्कुलटेशन। हाँ, ऑस्कुलटेशन ये हमारा क्या है? इससे ये प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें हम फेफड़ों की आवाज का आकलन करते हैं। पेट की शारीरिक जांच के लिए एक नर्स कैसे पहचानेगी कि पेट में लिक्विड है मतलब तरल पदार्थ है, या फिर बहुत पेट भरा है मतलब कोई स्ट्रॉन्ग चीज है, मतलब ठोस पदार्थ है, मतलब सॉलिड। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। ऑब्जर्वेशन क्या हम दूर से देख के बता पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऑस्किलेशन से भी नहीं।
कानों से ध्वनि सुनने से बिल्कुल भी नहीं। हम हाथ पेट जब बहुत वो होता है तो हम हाथ से छूते हैं, उसको हाथ से टन 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 करते हैं। मतलब कि हम आघात का मतलब होता है ठोस चीज, मतलब ठोस का मतलब समझ रहे हो, मतलब अपने पेट पे टन 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 मारना, ठीक है, अपने पेट पे मार के देखना, है ना। ये कमजोर स्पर्श द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को क्या कहते हैं। जब भी अगर आप कमजोर स्पर्श द्वारा मालूम करने की में मुश्किल जो नाड़ी है उसकी बात आए तो हमेशा आप थ्रेडी को याद रखिएगा। थ्रेडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भपात का मतलब होता है बेटा? अबॉर्शन। अबॉर्शन अबॉर्शन का सेकुला है। कौन सा इसमें अबॉर्शन का सेकुला है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकुला का मतलब होता है अगली कड़ी। अगली कड़ी मतलब अगला प्रोसेस। तो देखो अगला प्रोसेस की अगर बात करोगे ना तो अगली प्रोसेस में आपका रक्तस्राव होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्थिति के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जहां रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। तो जब भी आप सांस की बात आए तो सांस के लिए आप ऑर्थो याद रखना, ठीक है। तो ऑर्थोपनिया जो है, आर्थोपनिया, ये हमारा ये एक बेसिकली ऐसी शब्दावली है जिसको हम यूज़ करते हैं जब भी रोगी को लेटते वक्त सांस की प्रॉब्लम होती है। संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना क्या कहलाता है? जैसे हमने मान लिया कि ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक रोगी लेटा हुआ था, अब ये रोगी डिस्चार्ज होके चला गया, तो चला गया मतलब टर्मिनेशन। ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना मतलब कि एक स्थान से हटाना उसको। तो अब ये यहाँ से चला जाएगा तो इसको हम टर्मिनल कीटाणु शोधन बोलेंगे ना, मतलब अब वो वहाँ चला जाएगा, अब उसको हम कीटाणु रहित कर देंगे। बैक्टीरियाज थी। भ्रूण के जीवन क्षम होने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को क्या कहते हैं? मतलब कि जब भी आपका जो प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी सो बेसिकली बिफोर फीटस, मतलब आपका जब भी भ्रूण का डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो देखो टर्मिनेशन लिखा है ना, मतलब उस चीज़ को समाप्त कर देना, तो हम बोलते हैं अबॉर्शन। अबॉर्शन कराया जाता है जब हमें अनवांटेड बच्चा नहीं, मतलब अनवांटेड चीज़ हो जाती है, मतलब हमें जब नहीं चाहिए होता है। फिर हम बात करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां जो गर्भवती महिला को दी जाती है वो किस महीने से शुरू करी जाती है? कहीं तीसरा, पांचवा, छठा लिखा हो, काट के चले आना। बिल्कुल सही, एग्जैक्ट बता रही हूँ, 16 वीक मतलब 4 मंथ, 4 महीने पहले, ठीक है, 4 महीने से शुरू की जाती है, ठीक है। ये नेशनल आयरन प्लस ये है जो ये लिखा NIPI, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव इसका पूरा नाम है। लिखा हुआ है MTP अधिनियम। MTP का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये जो है इसमें गर्भपात की अनुमति केवल किस सप्ताह तक दी जाती है? तो गर्भपात की अनुमति 20 सप्ताह तक दी जाती है। कौन सा हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के लिए प्रवर्तन पूर्व कारक नहीं है? कुपोषण, याद रखिएगा, जो ये माल न्यूट्रिशन है ये हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के लिए प्रवर्तन कारक नहीं है। लिखा प्लेसेंटा प्रेविया कितने प्रकार का होता है? तो बेसिकली प्लेसेंटा प्रेविया हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा 4 तरह का होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए कितनी क्लीन्स की जांच की जाती है? तो प्रसव के दौरान हम C5 का यूज़ करते हैं, तो बेसिकली 5 क्लीन्स की जांच की जाती है, मतलब कीटाणुओं को मारा जाता है। APGAR स्कोर जो है बेसिकली ये 4 से 6 की नवजात में क्या माना जाता है? इसको माना जाता है हल्का तनाव, मतलब माइल्ड डिप्रेशन।
नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? तो बेसिकली नवजात शिशु के अगर पूरा वही टेम्परेचर रखोगे तो ठंडी दीवारों के पास बिल्कुल नहीं रखोगे, खिड़कियों के पास नहीं रखोगे, रबड़ शीट पे नहीं रखोगे, माँ की त्वचा के साथ में उसका संपर्क कराना चाहिए जिससे कि उसका टेम्परेचर बना रहे। प्रसव के दौरान कीटाणु रहित उपकरणों और गर्भनाल बंधन का उपयोग करके नवजात शिशु में किस रोग को रोका जाता है? टिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कीटाणु रहित उपकरणों का उपयोग किया जाता है तो उस टाइम पे टिटनेस रोग को रोका जाता है कि टिटनेस ना हो जाए भैया उसको। निम्नलिखित में से किसे गर्भधारण का सकारात्मक संकेत माना जाता है? तो जब भी सकारात्मक की बात आए तो हमेशा आप टिक करके आ जाना भ्रूण संचलन, फीटल मूवमेंट। पोर्टोग्राफ में गर्भाशय का फैलाव किस प्रतीक के द्वारा होता है भैया? गर्भाशय की बात करें तो एक्स, और जब भी हम बात कर रहे हैं कोई मेल के बारे में तो वाई। तो यहाँ पे एक्स प्रतीक भैया लड़कियों के लिए यही यूज किया जाता है। डिलीवरी प्रसव के किस चरण में होती है? तो डिलीवरी जो है वो प्रसव के हमेशा और हमेशा दूसरे चरण में होती है। ठीक है। नेक्स्ट 43 नंबर है कि कौन प्रसव के चौथे चरण के प्रबंधन के रूप में नहीं किया जाता है? बेसिकली प्रसव जब जन्म का टाइमिंग होता है, जब लेबरिंग होती है, तो उस टाइम के चौथे चरण के प्रबंधन के रूप में क्या नहीं किया जाता है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि माँ को पेरिनियल वॉश देना। माँ को पेरिनियल वॉश हम नहीं देते हैं, याद रखना, माँ को पेरिनियल वॉश हम नहीं देंगे। फिर लिखा हुआ ऑलिगो हाइड्रा मनियोज जो है ये बेसिकली क्या है? तो जब भी ऑलिगो की बात आए तो जब ओली लिखा हो तो याद रखना 200 ml से कम या 300 ml से कम कम। ठीक है। और जब भी पॉली लिखा हो तो पॉली मतलब 2000 से ज़्यादा। तो अगर इसको देखोगे तो 200 ml से कम, यहाँ पे 1500 काट दो क्योंकि ये ऑलिगो लिखा है, ये 300 और ये 300। अब देखो ये 300 मिलीलीटर से ज़्यादा लिखा है तो ये भी काट दो। एमनियोटिक द्रव 300 मिलीलीटर से कम, याद रखना। ठीक है। चलो नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय कोश शरीर के किस अंग में पहुंचता है? तो अगर 26वें सप्ताह की बात करोगे तो गर्भाशय कोश जिविस्टर्नम में पहुंच जाता है। ठीक है, जिविस्टर्नम में पहुंच जाएगा। फिर हम बात करेंगे जिविस्टर्नम की बात समझ रहे हो, हमारा जो ये हमारे अस्तन होते हैं उसके जस्ट नीचे, ये मतलब पेट के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन पे। ठीक है। चलो पेल्विस नस जो है इसमें दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा संकेत मिलता है? क्या कब्ज बनती है या पीठ दर्द होती है या वेरिकॉज नस होती है या हैद जलन होता है? तो सबने आप लोगों ने, अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि पीठ में दर्द बहुत ज़्यादा होती होगी। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, प्लेसेंटा पूरी तरह से किस सप्ताह में बनने लग जाता है? तो प्लेसेंटा जो है वो पूरी तरह से, अगर सप्ताह की बात करोगे तो वो 12वें सप्ताह में बनने लग जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर 48 नंबर में लिखा है मासिक धर्म जो हमारे ये पीरियड्स आते हैं इनका चक्र कौन सा चरण है जहाँ एंडोमेट्रियम अधिक संवहनी हो जाता है और बहना शुरू हो जाता है? तो बेसिकली सकता है लिखा है कि बहना शुरू हो सकता है। तो जब भी सकता है तो मासिक धर्म चरण लगा के आना, और अगर हो रहा है तब यहाँ स्रावी चरण लगा के आना। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है कि मासिक धर्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितने घंटों में शोषक सैनिटरी पैड बदलने चाहिए? तो ना ही 2 घंटे ना ही 8 घंटे। 8 घंटे बहुत हैं, 2 घंटे बहुत कम है, 1 घंटे तो बिल्कुल ही कम है। तो हमारा बचा 4 घंटे। तो हर 4 घंटे पे हमें पैड्स को चेंज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जिसके तहत एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है? एमटीपी का मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो बोला गया है कि कौन सी स्थिति है जिसके तहत हम गर्भावस्था को समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे बोलेगा जुड़वा गर्भावस्था तो गलत है, भ्रूण के स्वस्थ होने का संभावना गलत है, बच्चे की गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम, इस टाइम पे क्या होगा, गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल समझ लो कि आप ये वीडियो देख रहे होगे ना, उसके थोड़ी ही देर बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप तुरंत वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसको भी देख लेना। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखना, उसके बाद वो 50 क्वेश्चंस का वीडियो देखना। 100 टोटल 100 क्वेश्चन है, उन 100 क्वेश्चंस को हम फटाफट से कंप्लीट
करा देंगे। थैंक यू सो मच। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको मैं पक्का बोल रही हूँ ना, यहाँ पे पहले बहुत सारी ऐसी एएनएम हैं, महिला मित्र हैं हमारी फ़िलहाल, बेसिकली वो दीदी हैं, तो उन सब का एडमिशन मतलब सेलेक्शन हुआ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आई नो अभी इतनी जल्दी भरोसा नहीं होता है इंसान को। आप यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिएगा, जो हमने पहले लेक्चर बनाए हैं। आप लोग को प्रिपरेशन के एक तरीका बता दूँ, आपको सिलेबस देखना है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल उस हिसाब से देखते रहना है कि कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग जो आपका थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चंस में इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपने अगर पूरा चैप्टर ही अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आपको क्वेश्चंस में कोई समस्या नहीं होने वाली है। और मैंने आपको अच्छे से चैप्टर के बारे में समझा रखा है हमारे वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में जा कर के एएनएम की क्लासेस पढ़ी हैं, सारी क्लासेस आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।